इफ अ चार्ज ऑन अ बॉडी इज 1 नैनो कूलम, बॉडी के ऊपर कितना चार्ज दिया हुआ है 1 नैनो कूलम, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। सबसे पहली बात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी के अंदर कितने मौजूद हैं वो हमको बताना है। यहाँ पर ना कंसेप्ट को समझते हुए चलना, ध्यान दीजिए कि बॉडी के ऊपर चार्ज कितना है पॉजिटिव। बॉडी के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। समझ आ गई बात, इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए, ये ध्यान रखिएगा। कई बार ना क्वेश्चन ट्विस्ट होकर के आता है, पूछ लेते हैं कि बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया या बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, या लूज किया तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया। कई बार 4 ऑप्शंस में ऐसा भी लिख के आएगा कि बॉडी लॉस्ट इतना इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा ऑप्शन होगा बॉडी गेन्ड इतना इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम दिया होगा, लेकिन होगा बॉडी लॉस और बॉडी गेन, बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया या बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो वहां पे ना कई बार बच्चे धोखा खा जाते हैं। तो याद रखिएगा अगर बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब इट हैज लॉस्ट सम इलेक्ट्रॉन्स, नंबर 1। अच्छा जी, अब यहाँ पर ना चार्ज की वैल्यू हमको 1 नैनो कूलम दे रखी है, तो क्वांटाइजेशन के हिसाब से Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्वांटाइजेशन में यहाँ पर ये जो Q की वैल्यू है दिस इज 1 नैनो कूलम, नैनो का मतलब 10 टू द पावर -9। अब प्लस माइनस लगाने की ना जरूरत नहीं है, कैलकुलेट करते वक्त प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो हमने पता लगा लिया कि बॉडी ने तो इलेक्ट्रॉन लूज किया है। अगर यहीं पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगाया होता तो हम बोल देते कि बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो एन ऐसे ही छोड़ दो, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन लगा दो। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू असल में ना ये जो हम बोलते हैं कि ये E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 है, इसका मतलब है चार्ज ऑन द प्रोटॉन या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर क्या करो, n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब -9 और -19 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बना -10। तो अगर आप n को सॉल्व करते हो तो यहाँ लिखते हो 1 डिवाइडेड बाय 1.6 और 10 टू द पावर -10 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब डेसिमल हटा दिया तो एक 10 और बढ़ गया, तो n की वैल्यू हो गई 10 टू द पावर 11/16। अब इन चारों ऑप्शन में से ना आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो सुनिए क्या करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आप एक काम करो, यहाँ लिखो 100 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 16। अब 10 टू द पावर 9 है देखो यहाँ पर, और 16 100 को 16 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 16 इंटू 6 96 होता है। तो यहाँ हो गया 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा ठीक है, ऑप्शन बी। क्लियर हो गया। OMR शीट जब मिलेगा आपको तो उसमें बी ऑप्शन पे सर्कल कर देना अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मतलब कैलकुलेट करने के बाद। अगर यही क्वेश्चन आता है फिर तो ऑप्शन बी होगा ही। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है ईच ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस आर डबल्ड एंड देयर डिस्टेंस इज हाफ्ड, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिकम्स n टाइम्स वेयर n इज। अब क्वेश्चन को समझिए जरा, 2 पॉइंट चार्जेस है, ठीक है ना, 2 पॉइंट चार्जेस, एक ले लेते हैं Q1, दूसरे को ले लेते हैं Q2, और दोनों के बीच में डिस्टेंस ले लेते हैं r, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब K का मतलब क्या है, 1/4πε0, ठीक है ना, ये फोर्स होना चाहिए। अब कंडीशन क्या कहता है कि जो चार्जेस हैं वो डबल कर दिए, दोनों चार्जेस को डबल कर दिया, यानी कि Q1 की जगह पे आप क्या लिखेंगे, अब जो नया वाला चार्ज है उसको हम Q1 डैश ले लेते हैं, उसकी जगह हम कर देते हैं 2Q1, और जो दूसरा चार्ज है Q2 डैश वो हो गया 2Q2, डबल हो गया, ठीक है ना। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आधा कर दिया, तो r डैश की वैल्यू क्या हो गई, r/2। अभी फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ देखिए फोर्स F डैश जो होगा वो होगा K Q1 डैश Q2 डैश डिवाइडेड बाय r डैश का स्क्वायर, r डैश का स्क्वायर। बताइए समझ आ गया। तो F डैश की वैल्यू K, Q1 डैश की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2Q1, Q2 डैश की जगह पे 2Q2 डिवाइडेड बाय r डैश की जगह पे r/2, तो r/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब आप देखिए F डैश इज इक्वल टू K, 2 इंटू 2 कितना हुआ 4। अब Q1 इंटू Q2 उसको इस तरीके से लिख दो। अब नीचे हो गया r²/4, 4 डिनोमिनेटर में तो रेसिप्रोकल के ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ हो गया r²। अब जरा देखिए 4 इंटू 4 कितना हुआ 16, तो F डैश इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r², और साथ में क्या आ गया 16। अब जरा ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा था, फोर्स बिकम्स n टाइम्स, फोर्स हो गई n टाइम, और n टाइम का मतलब यहाँ पर क्या बोलोगे 16 टाइम, तो 16 टाइम में ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक हो गया।
होपफुली समझ आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर अनदर पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर। कोई भी एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, इस तरीके से हम ले लेते हैं, उसके पास कोई दूसरा कंडक्टर है जो पॉजिटिवली चार्ज है। ध्यान दीजिएगा, ये कोई एक कंडक्टर है जिसको ए नाम दे देते हैं, सिलिंड्रिकल कंडक्टर को हम बी नाम दे देते हैं। अब सिलिंड्रिकल कंडक्टर को हमने एक पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर के नज़दीक रख दिया है। क्वेश्चन में ये कहता है द नेट चार्ज एक्वायर्ड बाय सिलिंड्रिकल कंडक्टर विल बी। सिलिंड्रिकल कंडक्टर के ऊपर कितना नेट चार्ज आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, नेट चार्ज। अब गौर से सुनिए, ऐसा होता है जब आप एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के नज़दीक एक न्यूट्रल बॉडी को रख देते हो, अभी तो ये न्यूट्रल है, और जब आप एक न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के नज़दीक रखते हो ना, तो इंडक्शन का प्रोसेस होता है। इंडक्शन का, इसको आप बोल सकते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है ना। अब क्या होता है, जब एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी होती है तो दूसरी बॉडी जो कंडक्टर है उसके ना इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाते हैं एक कॉर्नर पे, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो अब एक साइड अगर नेगेटिव हो जाती है तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली क्या कहलाएगी, पॉजिटिव। अब सुनिएगा जरा, अब दोनों बॉडीज आपस में टच तो कर नहीं रही हैं, अगर टच कर रही होती तो ये इलेक्ट्रॉन इधर एक ही तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो ना बी बॉडी से ए बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि बॉडीज आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रही। दूसरी बात, अगर आप यहाँ फिंगर लगा देते तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वैनिश हो जाता अर्थिंग की वजह से। अब फिंगर लगा देते या इसकी अर्थिंग कर देते, लेकिन ऐसा भी कोई कंडीशन गिवन नहीं है। क्वेश्चन में तो सिर्फ ये बोला है कि एक सिलेंडर को ना एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी के नज़दीक रख दिया गया है, तो सिलेंडर के ऊपर नेट चार्ज कितना होगा बताइए। अगर ये -2 हो जाता है तो ये +2 हो जाएगा, तो नेट चार्ज कितना हुआ, 0। आपको बात समझ में आ रही है। अभी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, नेट चार्ज क्या होगा, दोनों को प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी नेट चार्ज। अब जैसे मैंने पहले बताया, अगर हम अर्थिंग कर देते तो ये चार्ज, नीचे वाला चार्ज जो है फ्री चार्ज कहलाता है, ये नीचे वाला पोर्शन, ठीक है ना, ऊपर वाला नहीं। ऊपर वाला होता है बाउंड चार्ज, नीचे वाला चार्ज जो फ्री होता है वो अर्थिंग की वजह से खत्म हो जाता, लेकिन अर्थिंग हो नहीं रही है, इसलिए नेट चार्ज होगा दोनों को प्लस करने के बाद, और आंसर क्या आएगा, 0, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, यहां देखिए क्या कहता है, वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ Q once round a circle of radius A with a charge Q at its center is। क्या मीनिंग है क्वेश्चन का, एक कैपिटल Q चार्ज है, यहाँ पे बड़ा सा चार्ज है, उसके आसपास एक छोटे चार्ज को इस तरीके से घुमाया जा रहा है और सर्कल फॉर्म में, ठीक है ना। यहां से वो बोलता है कि जब एक पॉइंट से चला और दूसरी पॉइंट पे वो वापस आ गया, जब पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया, तो उस केस में नेट वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, नेट वर्क डन हमको निकालना है, ठीक है ना। अब यहाँ रेडियस कितना गिवन है, a, जो भी सर्कुलर ऑर्बिट है उसका रेडियस a गिवन है। अब जैसे ही ये q चार्ज, अब यहाँ पे गौर करिए जरा, वर्क डन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, v इंटू क्यू, है ना। अगर आप पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, उसको Q से मल्टीप्लाई कर दें तो भी वर्क डन आ सकता है, लेकिन उससे भी एक सिंपल तरीका बताता हूं। बताइए वर्क का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट होता है। अब नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, Q यहां पर था और वापस Q वहीं पर आ गया, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जब फाइनल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो फाइनली वर्क डन भी कितना, 0 हो जाएगा। समझ आई बात। देखिए Q अगर यहाँ पे वापस लौट के आएगा तो उस केस में नेट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो गई, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वर्क डन भी 0 हो गया, ठीक है ना। एक चीज आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला लगाया है, पोटेंशियल इनटू चार्ज इज इक्वल टू वर्क डन। अब चार्ज तो हमको गिवन है, अगर हम पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक बात याद रखो कि पोटेंशियल नहीं होता सिर्फ यहाँ पे, यहाँ होता है पोटेंशियल डिफरेंस, VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत सारे बच्चे ना ये गलत समझते हैं कि वर्क डन की वैल्यू सिर्फ VQ है, इतने से काम चल जाएगा, इससे नहीं चलेगा। ये जो V है इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। अब स्टार्टिंग पॉइंट भी वही, घूम करके जब वापस आ गए तो एंड पॉइंट भी वही, तो जो स्टार्टिंग का पोटेंशियल था वही एंड पॉइंट का पोटेंशियल हो गया, तो VA और VB दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया ना, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट भी A है और जो एंड पॉइंट B है वो भी वही पॉइंट है, कोइंसाइड कर रहे हैं। अब जब दोनों पॉइंट सेम हो गए तो नेट पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, 0 से Q को मल्टीप्लाई करोगे, फाइनल वर्क डन कितना आएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑफ डिस्टेंस r from a uniformly charged wire of infinite length having linear charge density lambda is directly proportional to। अब एक जो इनफाइनाइट वायर है,
मान लीजिए इनफाइनाइट वायर है और यहाँ पर एक चीज़ क्या लिखी है, यूनिफॉर्मली चार्ज। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं, अगर आपको लाइन चार्ज का कंसेप्ट मालूम है तो ये लाइन चार्ज ही होता है, ठीक है ना। कोई भी ऐसी बॉडी जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो उसकी थिकनेस के मुकाबले, और उसके ऊपर अगर हम कोई चार्ज सप्लाई कर देते हैं तो दैट बॉडी इज नोन एज लीनियर बॉडी, ठीक है ना, या लाइन चार्ज, लीनियरली चार्ज बॉडी। उस केस में लैम्डा का कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। नाउ अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, इस वायर का जो डेरिवेशन है जब आप करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू दिस लाइन चार्ज वो आता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब यहाँ पे आर क्या हो गया, जिस डिस्टेंस पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो उसकी जो दूरी है वो दैट इज आर। अब अगर आर के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्जर्व करोगे तो वो क्या बनेगा, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब आर टू द पावर -1। इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होता है, देखिए आप, ए ऑप्शन ठीक है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड with the dipole axis making angle theta with electric field. The orientation of the dipole for stable equilibrium। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें कई सारी चीजें हैं, देखिए सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कहाँ रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, एंगल कितना बना रहा है, थीटा, और कौन सी केस की बात हो रही है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा की वैल्यू हमको बतानी है क्वेश्चन में कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा कितना होना चाहिए। क्या कंडीशन है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से ले लो, उसके अंदर एक डाइपोल रख दो, मैं एक रैंडम ऑर्डर में रखता हूँ डाइपोल को, नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ से ये देखिए ये डाइपोल है, डाइपोल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल लेंथ जो है, डाइपोल लेंथ भी नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए वो सुन लो और याद भी रख देना आगे के लिए। डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज नोन एज थीटा। समझ आ गई बात। अब क्वेश्चन में ये बोलता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा कितना होना है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। स्टेबल का मतलब होता है एनर्जी मिनिमम होना, एनर्जी की वैल्यू जब मिनिमम हो जाएगी वो स्टेबल कंडीशन होगी, और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है टॉर्क की वैल्यू जीरो होना। अब टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है दैट इज पी ई साइन थीटा। अब टॉर्क की वैल्यू अगर जीरो चाहिए तो साइन कितना, थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। अगर साइन 0 लेते हो तब भी टॉर्क 0 आता है, अगर आप साइन 180 लेते हो तब भी टॉर्क की वैल्यू 0 आती है। गौर से सुनिए, तो टॉर्क की वैल्यू 0 तो दो कंडीशन में आ रही है, थीटा अगर 0 डिग्री है तब भी, और थीटा अगर 180 डिग्री है तब भी। क्लियर हो गया, 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियंस, ऐसे आप याद रखिएगा। अब बताइए क्या पाई की वैल्यू कहीं दे रखी है, कोई ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन तो केवल एक 0 मिलता जुलता समझ में आ रहा है, तो डायरेक्टली टिक कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ साथ में, अब यहाँ पे इसके हिसाब से तो साइन की, ये थीटा की वैल्यू 0 आनी चाहिए। अब यहाँ देखो एनर्जी का फॉर्मूला होता है -PE cos थीटा। अब एनर्जी मिनिमम का मतलब नेगेटिव एनर्जी आना, और नेगेटिव एनर्जी का मतलब या मिनिमम एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगाना चाहो तो -PE, यानी कि cos की वैल्यू 1, cos थीटा की वैल्यू 1, और cos थीटा की वैल्यू 1 कितने डिग्री पे होती है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, या π/2 होती है, या 0 डिग्री होती है, क्या कहोगे आप। अब यहाँ पे ना आपको याद रखना पड़ेगा, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये याद रखो, तो 90 नहीं चलेगा, ठीक है ना, 90 और π/2 एक ही बात होती है। क्या रह गया, 0, cos 0 की वैल्यू 1। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से भी 0 डिग्री, टाउ की वैल्यू के हिसाब से भी 0 डिग्री, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या बनी, 0 डिग्री। समझ आ गई बात आपको, क्लियर हो गया। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी 0 डिग्री बोला जाएगा इसके लिए वर्ड हम यूज करेंगे पैरेलल, डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, द डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन 4.3 नैनोमीटर अपार्ट इज। अब सुनिए जरा, डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने को बोल रहा है, कौन कौन है साथ में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एक चार्ज तो है E और एक चार्ज है P, ऐसा लिख सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन के ऊपर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव में। तो वन चार्ज इज पॉजिटिव एंड द अदर चार्ज इज नेगेटिव, दोनों की बराबर वैल्यू है, तो इसका मतलब ये डाइपोल हो सकता है। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा है, 4.3 नैनोमीटर। समझ आती बात। डाइपोल लेंथ को लिखते हैं हम 2a। अब डाइपोल मोमेंट हमको कैलकुलेट करना है, यहाँ पर दो बातें बताने वाला हूँ। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q × 2a, सबसे पहली बात, और यूनिट क्या बनती है, कूलम मीटर। आप जरा चारों ऑप्शंस पे ध्यान दो कि सबसे नियरेस्ट, यूनिट के नियरेस्ट कौन है, यूनिट से मिलता जुलता कौन है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, कूलम मीटर लिखा है, ये हो सकता है। कूलम स्क्वायर पर मीटर लिखा है, ये ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि ये यूनिट बनता ही नहीं है।
कूलम पर मीटर ये भी यूनिट नहीं बनता, ये भी हटा दो, कूलम स्क्वायर मीटर ये भी यूनिट नहीं बनता। तो ये क्वेश्चन तो टिक करना बहुत ही आसान है कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। लेकिन फिर भी अगर कूलम मीटर के हिसाब से 2-3 ऑप्शन दिए होते फिर हम क्या करते, फिर अब यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ध्यान से, P इज इक्वल टू बना यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10 की वैल्यू दे रखी है 4.3 और नैनो का मतलब 10⁻⁻9 -19 और -9 कितना हो गया -28 10⁻⁻28। 1.6 को जब आप 4.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 6.88। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा यूनिट के हिसाब से भी ठीक है क्योंकि कूलम मीटर यूनिट सिर्फ इसी ऑप्शन में लिखी है, और अगर ऑप्शन मिलते जुलते यूनिट्स और लिखे होते साथ में, जैसे मान लीजिए कूलम मीटर के ऑप्शन और कई सारे दिए होते, फिर हमें कैलकुलेट करना ही पड़ता। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा है। देखिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ गॉसियन सरफेस इन्वॉल्व्ड इन गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। कोई बोलता है गॉस लॉ, कोई बोलता है गॉसेस लॉ, जो प्रोनाउंस कर लो। गॉसियन सरफेस का क्या नेचर होता है। देखिए क्या मांगा है, नेचर। किसका नेचर, गॉसियन सरफेस का। कहां पर, गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जब आप गॉस लॉ या गॉस थ्योरम पढ़ते हो तो उसमें गॉसियन सरफेस का नेचर कैसा होता है ये हमको बताना है। बड़ा अच्छा डिस्कशन है ये। ऑप्शन दे रखे हैं स्केलर, इलेक्ट्रिकल, वेक्टर और मैग्नेटिक। भाई मैग्नेटिक वर्ड किससे रिलेटेड है, मैग्नेटिक फील्ड से। गॉस थ्योरम तो मैग्नेटिक फील्ड में भी आती है, मैग्नेटिज्म में भी आता है। इलेक्ट्रिकल वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी से या इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, और ये फर्स्ट चैप्टर में और सेकंड चैप्टर में आता है। स्केलर और वेक्टर आप जानते ही हैं किसे कहते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि भाई नेचर कैसा हुआ गॉसियन सरफेस का। अब देखिए जरा, अब गॉसियन सरफेस में ना फ्लक्स की बात होती है, तो फ्लक्स होता है E.ds। अगर आपको याद है तो देखिए E.ds फ्लक्स होता है। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर गॉसियन सरफेस को रिप्रेजेंट करने वाला कौन है, ds वेक्टर। ये ध्यान रखिए, गॉसियन सरफेस को रिप्रेजेंट करने वाला होता है ds वेक्टर। इसको बोलते हैं एरिया, और साथ में क्या लिखते हैं, वेक्टर। इट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। और इसी एरिया वेक्टर की वजह से गॉसियन सरफेस का नेचर भी वेक्टर माना जाता है। समझ आ गई बात। ये जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया इसको रिवाइज करके देखिएगा। ऐसे एक बार में कई बार याद नहीं रहता। जो मैं डिस्क्रिप्शन आपको देता हूं या एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं उसको जरूर समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है 3 चार्जेस Q1 -Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एज शोन। S is the Gaussian surface, electric field at point P will be। अब सुनिए क्वेश्चन में क्या कहता है। ये कोई एक स्फेरिकल बॉडी दे रखी है, या यूं कह सकते हैं गॉसियन सरफेस दे रखी है। यहाँ पे गॉसियन सरफेस को हम यहाँ पे डॉटेड बना लेते हैं और ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। गॉसियन सरफेस ना जनरली डॉटेड रिप्रेजेंटेशन होता है इसका। अब देखिए यहाँ पर ऐसे गॉसियन सरफेस है, इसको मैं S लिख लेता हूँ। अब 3 चार्जेस दे रखे हैं, एक चार्ज है +Q1, दूसरा है -Q1 और तीसरा है -Q2। P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी या किसकी वजह से होगी, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ये P पॉइंट है। अब सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले हम ना फ्लक्स की बात करते हैं। देखिए अब ये गॉसियन सरफेस है। अगर हम इसमें फ्लक्स की बात कर रहे होते, मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देना चाह रहा हूं। अगर हम इसमें फ्लक्स की बात कर रहे होते इस पॉइंट पे, तो फ्लक्स होता है चार्ज इनक्लोज्ड। उसमें जो फ्लक्स में जो चार्ज कंसिडर करते हैं, चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इनक्लोज चार्ज कौन सा हुआ, -Q1 और +Q1, ठीक है ना। इनक्लोज चार्ज होता तो हम इन दोनों को कंसिडर करते। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मांग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में सभी चार्ज अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप निकाल रहे हैं तो उसके पास आसपास जितने भी चार्जेस हैं सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड, सबका अपना अपना इफेक्ट आएगा। दैट इज नोन एज वेक्टर सम, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी टिक हो जाएगा, ड्यू टू ऑल दी चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू ऑल दी चार्जेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर हम आते हैं। इन अ रीजन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E इज इक्वल टू 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस K कैप न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस S इक्वल टू 10I कैप मीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया किस में दे रखा है, मीटर स्क्वायर में। सबसे पहली बात ये जाननी जरूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस में दे रखा है, न्यूटन पर कूलम में। इसका मतलब ये MK सिस्टम को फॉलो कर रहा है, कोई चेंज हमको करने की जरूरत नहीं है। नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, IJK
और सरफेस एरिया जो है वो उसमें वो भी वेक्टर फॉर्म में है, लेकिन उसमें सिर्फ आई है। अगर आई दिया हुआ है तो जे का कोफिशिएंट भी 0 और के का कोफिशिएंट भी 0, तो आप एस वेक्टर को इस तरीके से लिख सकते हो 10 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, ठीक है ना। फाइनली हमसे बोलता है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट डी एस, इस तरीके से। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो यहाँ ds आएगा, यहाँ आएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन, ऐसे बोल सकते हो आप, क्लोज्ड इंटीग्रल भी बोलते हैं। और आप लिखना चाहते हो सिंपल शब्दों में तो ई डॉट एस ऐसे भी लिख सकते हो। डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का किसके साथ, सरफेस एरिया के साथ। अब डॉट प्रोडक्ट करने के लिए लिखना तो सब कुछ पड़ता है, लेकिन आप याद रखो कि आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे से और के को के से। अब यहाँ पे आई कितना है 2, देखिए ध्यान से, ये 2 आई के कोफिशिएंट से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 10, ठीक है ना। आई नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई होता है कोफिशिएंट। अब जे का कोफिशिएंट कितना है 3, यहाँ पे जे का कोफिशिएंट कितना है 0, तो प्लस 3 इंटू 0। यहाँ पर के का कोफिशिएंट कितना है 1 और यहाँ पर के का कोफिशिएंट 0, तो फाइनली आंसर कितना होना चाहिए 20। ये भी 0 ये भी 0, 20 कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन ठीक हो सकता है डायरेक्टली। समझ आ गया आपको। देखिए एक जगह लिखा है एसर्शन और एक जगह लिखा है रीजन। पहले तो इसके मायने आपको पता होने चाहिए कि एसर्शन किसे कहते हैं और रीजन किसे कहते हैं। देखिए एसर्शन का मतलब होता है कोई फैक्ट, कोई डिक्लेरेशन या कोई ऐसा कंसेप्ट जिसको आप समझाना चाह रहे हैं अपनी स्टेटमेंट के माध्यम से। समझ आ गई बात। जैसे कि यहाँ पर लिखा है चार्ज इज इनवेरिएंट। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक के उसमें एक टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में एक पॉइंट आता है चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर। तो ये एक एसर्शन है, इसी टाइप से ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई ये एक फैक्ट है, ये डिक्लेरेशन है जिसको हम एसर्शन बोल रहे हैं। नंबर 2, उसके बाद देखा है रीजन। रीजन का मतलब होता है उस एसर्शन का एक्सप्लेनेशन जो आप देना चाह रहे हैं। मीन्स ये तो हो गया एक फैक्ट या एक डिक्लेरेशन, और रीजन का मतलब उसका एक्सप्लेनेशन, इस एसर्शन का एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन आप ठीक भी दे सकते हैं और एक्सप्लेनेशन आप गलत भी दे सकते हैं, उसके ऊपर हमें बात करनी है। अब 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। किस तरीके से ये टिक होते हैं ये भी जरा समझ लीजिए। इसके रूल्स होते हैं कुछ, हर जगह वैसे तो एग्जाम में जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो रूल्स उसके ऊपर लिखे हुए होंगे, लेकिन अभी जो मैं 5 क्वेश्चन करा रहा हूँ वो किस बेसिक रूल के ऊपर करा रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपका एसर्शन ठीक है और रीजन उसका सही एक्सप्लेनेशन है, दोबारा से सुनिए इस बात को, अगर एसर्शन ठीक है और रीजन भी ठीक है, चलो ऐसा उसको और सिंपलीफाई करते हैं, एसर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है और रीजन उसका सही एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन नंबर ए। समझ आ गई, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए आंसर पे आप टिक करेंगे। दोबारा सुन लीजिए, अगर एसर्शन ठीक है, करेक्ट है, और रीजन भी करेक्ट है और रीजन उसका सही एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन नंबर 1। दूसरी बात, सेकंड केस सुनिए, अगर एसर्शन ठीक है और रीजन भी ठीक है लेकिन रीजन उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये थोड़ा सा पॉइंट कंफ्यूज कर सकता है आपको, दोबारा से सुन लीजिए। हैं दोनों पॉइंट ठीक, स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह पे मान लीजिए दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, लेकिन जो रीजन है ना वो एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, मींस इसका एक्सप्लेनेशन कुछ और होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर बी। अगर मान लीजिए एसर्शन ठीक है और रीजन फॉल्स है तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और अगर दोनों फॉल्स हैं तो ऑप्शन नंबर डी, चार्ज इज इनवेरिएंट। क्या चार्ज इनवेरिएंट होता है? ये बात सही है या ठीक है? बिल्कुल ठीक बात है। ये पहला पॉइंट तो ट्रू हो गया, ठीक है जी। अब हम रीजन के ऊपर बात करते हैं, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है ये रीजन। चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्पीड के साथ वेलोसिटी भी बोल दिया जाता है कई बारी। चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या ये बात सही है? अपने आप में पहले ये बात करो, क्या ये सही है? बिल्कुल ठीक बात है। चार्ज एट रेस्ट, एनसीईआरटी में लिखा है चार्ज एट रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज इन मोशन, है ना। तो जो भी अगर आपकी कोई बॉडी है उसके ऊपर कोई चार्ज है, वो बॉडी रेस्ट पर रखी है, तो जो चार्ज उसके ऊपर है वही चार्ज उसके ऊपर रहेगा अगर वो बॉडी मोशन में भी आ जाती है। मान लीजिए ये मेरे पास मार्कर है ना, तो मार्कर के ऊपर 10 कूलम का चार्ज है, अभी रेस्ट पर है। अब मैं इसे ऐसे थ्रो करता हूँ, इस तरीके से मैंने ऐसे थ्रो करा, जब थ्रो करा तो ये मोशन में आ गया, तब भी चार्ज इसका 10 कूलम भी रहेगा, चार्ज नहीं बदलता है। समझ आ गई बात। चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से भी नहीं बदलता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब वो कंडीशंस जिनके अनुरूप आप उस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
तो चार्ज ना तो स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है ना ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ये भी पॉइंट ट्रू है। ठीक है जी, अब दोनों केस ट्रू हो गए। अब हमें देखना है, अब दोनों केस जब ट्रू होते हैं ना तो ऑप्शन नंबर 1 भी ठीक हो सकता है, ऑप्शन नंबर 2 भी ठीक हो सकता है। अब दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करना सुनिए। अगर ये पॉइंट रीजन जो है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है तब तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देना, लेकिन अगर ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर देना। ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रू हैं। अब हम देखते हैं कि क्या ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है। यस, चार्ज डू नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज व्हाई इट इज इनवेरिएंट। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑल्सो। हमने बोला कि चार्ज डू नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज व्हाई इट इज इनवेरिएंट। इसका मतलब ये दोनों चीजें ट्रू तो हैं ही, और ए पॉइंट रीजन जो है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए। असर्शन कहता है व्हेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज जीरो देन नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस मस्ट बी जीरो। क्या मीनिंग हुआ इसका? मान लीजिए कोई भी एक क्लोज सरफेस है, फर्ज करिए कोई भी एक क्लोज सरफेस है, ठीक है ना। अब ये 3D शेप होना चाहिए, क्यूबॉइड बना सकते हो या क्यूब बना सकते हो, चलो इस तरीके से हम बना लेते हैं इसको। ठीक है, ये देखिए ये क्यूब बन गया। अब मान लेते हैं वो बोलता है इसके फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज जीरो। इसका मतलब ये है, वो बोलता है देन नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस मस्ट बी जीरो। अब फ्लक्स की वैल्यू जीरो आती कब है? पहली बात तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू का मतलब यहां पर क्या है, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द बॉडी। अब अगर फ्लक्स की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब ये नेसेसरी है कि क्यू की वैल्यू जीरो हो। इसका मतलब बॉडी के अंदर नेट चार्ज कितना होना चाहिए, जीरो। अगर बॉडी के अंदर कोई चार्ज मौजूद है तो फ्लक्स की वैल्यू कभी जीरो नहीं आ सकती। क्वेश्चन में बोलता है असर्शन में कि अगर फ्लक्स की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब बॉडी के अंदर नेट चार्ज जीरो होना चाहिए। तो क्या ये बात ट्रू है? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, ट्रू है। ये पहला केस तो ट्रू हो गया, असर्शन हमारा ट्रू है। सेकंड नंबर रीजन पे आते हैं। when the net charge in a closed surface is zero then electric field at every point on Gaussian surface must be zero। क्या मीनिंग है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी, जैसे यहीं पे हमने ले लिया, अगर कोई बॉडी के अंदर चार्ज की वैल्यू जीरो है तो जो आसपास हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे ना, किसी भी शेप का गॉसियन सरफेस बने, जो भी हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे उसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। अब एक तरीके से तो लगता है अगर चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी, ऐसा महसूस होता है ना, लेकिन यहाँ पर एक करेक्शन हमको करना चाहिए। देखिए अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट चार्ज जीरो है, हम उसके अंदर एक डाइपोल कंसिडर कर लेते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। भाई अगर डाइपोल किसी बॉडी के अंदर रख दिया जाए तो इसका मतलब नेट चार्ज जीरो है ना, और नेट चार्ज जीरो है तो ओवरऑल फ्लक्स की वैल्यू जीरो आएगी, तो पहली कंडीशन से ये मेल खाता है। अब सुनिए जरा, अगर मान लीजिए मैंने किसी बॉडी के अंदर एक डाइपोल रख दिया तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही है, अवे। गौर करिएगा इस बात को, अवे। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही है, टुवर्ड्स। आपको समझ आ रही बात? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं आसपास कोई ये डॉटेड सरफेस बनाता हूं तो क्या उस डॉटेड सरफेस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस होगी? यस। ये देखिए ना लाइंस आ रही हैं, ये नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे जा रही हैं। इसका मतलब अगर इस बॉडी के आसपास, इस सर्कुलर बॉडी के आसपास मैं कोई गॉसियन सरफेस बनाता हूं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिखाई देगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस होगी। समझ आ गई बात? इसका मतलब ये रीजन हमारा फॉल्स हो गया। रीजन क्या कहता है हमसे कि अगर बॉडी के अंदर नेट चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट, इलेक्ट्रिक गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। ये कंडीशन हर जगह ट्रू साबित नहीं होने वाली है, तो ये पॉइंट फॉल्स हो गया। और जब फॉल्स हो गया, असर्शन ट्रू और रीजन हो गया फॉल्स, इन दैट केस ऑप्शन नंबर सी 3। असर्शन क्या कहता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। असर्शन है हमारा, या डिक्लेरेशन है हमारा, या फैक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। बताइए ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? क्या बोलना चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है आपको? 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। अब बताइए इसमें कितने चार्ज आ रहे हैं? दो आ रहे हैं। यहां पर क्या बोलता है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी पॉजिटिव चार्ज। क्या एक सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है? नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। पोटेंशियल एनर्जी के लिए तो कम से कम दो चार्ज चाहिए, पेयर चाहिए ना। तो पहली स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स। समझ आ रहे हैं आपको क्वेश्चन? इस तरीके से आपने तैयारी करनी है।
रीजन क्या कहता है, पोटेंशियल एनर्जी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये तो बिल्कुल ही गलत है स्टेटमेंट। अगर किसी बच्चे को या आपको अगर छोटा सा भी नॉलेज है, थोड़ा सा भी नॉलेज है, बेसिक नॉलेज, तो एनर्जी तो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है, तो ये तो स्टार्टिंग से ही फॉल्स हो गई। अब दोनों चीजें अगर फॉल्स हैं बताइए, तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, डी। क्वेश्चन आ गई समझ में? अच्छे तरीके से टॉपिक को भी समझो, असर्शन का मतलब, रीजन का मतलब समझना चाहिए, और उसके हिसाब से ऑप्शन पे हमको टिक करना चाहिए। असर्शन क्या कहता है हमारा, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर बी क्लोज लूप्स। अब बताइए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनकी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं तो आपको ये बात मालूम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नोन एज डिसकंटिन्यूअस कर्व्स। डिसकंटिन्यूअस कर्व है, इसका मतलब ये क्लोज लूप कभी नहीं बताता, तो इसका मतलब ये बिल्कुल बात सही है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाते, बिल्कुल ठीक बात है, ये तो ट्रू पॉइंट है। ठीक है जी, समझ आ गई बात। नंबर 2, इसका वजह क्या होती है, इसकी वजह ये होती है कि पॉजिटिव से चलता है नेगेटिव पे जाता है, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव में तो कभी वापस नहीं आती ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो ये ध्यान रखें, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई हमारी। अब रीजन पे आते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ऑन अ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब बताइए, अगर कोई चार्ज बड़ा है, ध्यान दीजिएगा जरा, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ना वो डेंस होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूं मैं, अगर ये पॉजिटिव चार्ज बड़ा है तो, या ऐसा करते हैं चलो और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज छोटा सा है, ठीक है ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने बना ली, बिल्कुल ठीक है। अब यही चार्ज अगर बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा हो जाएंगी, डेंस हो जाएंगी कि नहीं। अब जैसे जैसे चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो डेंस होती चली जाएंगी। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, दे आर प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितना ज्यादा बड़ा चार्ज उतनी ज्यादा डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है ना, तो दोनों बातें ये ठीक हो गई, तो ये भी ट्रू हो गया, वो भी ट्रू है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जब दोनों चीजें ट्रू है ना, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों हो सकते हैं। अब दोनों में से एक ही तो टिक करना है, वो क्या होगा वो सुनिए। क्या रीजन जो है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है? क्या ये जो क्लोज लूप्स की बात हो रही है इसमें ये स्टेटमेंट फिट बैठता है? क्लोज लूप में तो मैंने उसको ऊपर एक्सप्लेनेशन आपको दिया, ये एक्सप्लेनेशन असर्शन का तो नहीं है ना। समझ आ गई बात? जब रीजन जो है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो ऑप्शन नंबर बी पे आपने टिक करना है। ठीक है ना। असर्शन, असर्शन क्या कहता है, इफ अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन सेम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। देखिए, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और उन दोनों को एक ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया है हमने, ठीक है। अब वो कहता है कि उनका जो एक्सेलरेशन होगा, दे विल एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, अलग अलग एक्सेलरेशन इन दोनों के लिए लगेगा। कैसे समझ सकते हो आप इस बात को? फोर्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए। अब इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाती है उसका फॉर्मूला क्यू ई। दोनों को इक्वेट कर दो, एम ए इज इक्वल टू क्यू ई डिवाइडेड बाय, आई एम सॉरी, एम ए इज इक्वल टू क्यू ई, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई क्यू ई डिवाइडेड बाय एम। अब बताइए, चार्ज तो दोनों में सेम है, प्रोटॉन में भी वही न्यूमेरिकल वैल्यू होती है चार्ज की, इलेक्ट्रॉन में भी वही होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, दोनों का मास अलग अलग है, तो एक्सेलरेशन अलग अलग आएगा ना। तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी ट्रू हो गई। ठीक है जी। अब हम रीजन पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। अब अगर कोई बॉडी है, मान लीजिए उसके ऊपर चार्ज है Q, इसको अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रख देते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या लगता है, QE। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाती है किसी बॉडी के ऊपर, क्या वो उसका मास देख के लगाती है या वो उसका चार्ज देख के लगाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाती है वो उसका चार्ज देख करके लगाती है, इसका मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। ये बात सही हो गई, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। मास देख के तो नहीं लगाती ना, ठीक है ना, मास देख के नहीं लगाती, चार्ज देख के लगाती है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास, ये चीज ट्रू हो गई। अब हम दोनों केस हमारे ट्रू हो गए। अब दोनों केस ट्रू हैं तो फिर से दो ऑप्शन हमारे बनते हैं। अब हमें चेक करना है कि ए ऑप्शन या बी ऑप्शन। अगर तो रीजन इसका एक्सप्लेनेशन है तब तो ऑप्शन ए, अगर रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी। अब दोनों को आप कंपेयर करो, क्या रीजन इसका सही एक्सप्लेनेशन बनता है? ये देखिए, ये कंफ्यूजिंग है, दोनों में फोर्स की बात हो रही है और ऐसा लगता है कि भाई इन दोनों को रिलेट भी कर सकते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि ना ये एक मिसलीडिंग कंसेप्ट हो जाता है। यहाँ पे F इज इक्वल टू क्यू ई तक तो चलता है, लेकिन जब आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने लगते हो ना, ध्यान रखिए, प्रोटॉन का जो एक्सेलरेशन है वो अलग होगा इलेक्ट्रॉन से, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगाया गया फोर्स दोनों के ऊपर सेम होगा।
समझ आ गई बात? ऐसा इसलिए क्योंकि फोर्स मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन एक्सेलरेशन तो करता है। समझ आ गई? ये ध्यान रखिए। तो रीजन इज नॉट द एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, तो ऑप्शन नंबर बी। Electrification by rubbing two bodies together is due to the transference of dash from one body to the other. Now, अब इलेक्ट्रिफिकेशन का दूसरा मायने आप चार्जिंग बोल सकते हो। अगर बॉडी के ऊपर आपने नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करना है, इसका मतलब आप उसे इलेक्ट्रीफाई कर रहे हो। अगर आपने बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अप्लाई करना है या सप्लाई करना है, आप उसे इलेक्ट्रीफाई कर रहे हो। तो इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब बेसिकली चार्जिंग। और चार्जिंग बाय रबिंग, ये ध्यान रखें, चार्जिंग बाय रबिंग टू बॉडीज टुगेदर। अगर दो बॉडीज को आप रब करते हो तो दोनों बॉडीज के ऊपर चार्ज आ जाता है। अब वो चार्ज एक के ऊपर पॉजिटिव आता है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव आता है। चार्जिंग बाय रबिंग में एक चीज और याद रखो कि अगर एक बॉडी के ऊपर +2 कूलम का चार्ज आएगा तो दूसरी बॉडी के ऊपर -2 कूलम का चार्ज आएगा। मतलब चार्ज की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, लेकिन नेचर डिफरेंट होना चाहिए। वन शुड बी पॉजिटिव एंड अदर शुड बी नेगेटिव। अब दिस हैपन्स ड्यू टू द ट्रांसफरेंस ऑफ, किसकी वजह से, कौन सी चीज है जो ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब आप चार्ज करते हैं, चार्जिंग बाय रबिंग करते हैं? इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन। हमेशा याद रखिए कि बॉडी के ऊपर जो भी चार्ज आएगा, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, वो होगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। प्रोटॉन का भी ट्रांसफर नहीं होता, ध्यान रखें। और न्यूट्रॉन के ऊपर तो चार्ज ही नहीं होता, वो भी न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो उसकी भी ट्रांसफरेंस की बात नहीं होती। तो ये ध्यान रखें, चार्जिंग ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 32, when 10 to the power 19 electrons, E minus का मतलब इलेक्ट्रॉन, when 10 to the power 19 electrons are removed from a neutral metal plate, the electric charge on it will be। किसी भी एक बॉडी के से आपने इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए। बॉडी के अंदर से अगर कुछ इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दोगे तो बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ये बात याद रखो। अगर बॉडी के अंदर इंसर्ट हो जाते या बॉडी गेन कर लेती इलेक्ट्रॉन्स को तो बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना था। अब हमको बोलता है द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट विल बी। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू कैसे निकालेंगे? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, हम जानते हैं क्वांटाइजेशन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दे दिए हमको? 10 टू द पावर 19 और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 लगा दो। प्लस माइनस लगाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जहां रिमूव लिखा है ना, तो इसका मतलब बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो टोटल चार्ज की वैल्यू डायरेक्टली इसी तरीके से आ जाएगी। ये हो गया कैंसल, फाइनल आंसर हो गया 1.6 कूलम। 1.6 कूलम, ठीक है ना? क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 32। 33 पे आते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस ईच इक्वल टू 1 कूलम। दो चार्जेस दे रखे हैं, एक Q1 दूसरा Q2, और दोनों की वैल्यू किसके बराबर है? 1 कूलम। बराबर हैं दोनों चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस ईच इक्वल टू 1 कूलम exert a force of dash mutually when they are placed 1 मीटर apart in air। दोनों चार्जेस के बीच में दूरी कितनी दे रखी है हमको? दोनों चार्जेस के बीच में जो दूरी दे रखी है, डिस्टेंस दे रखा है, दैट इज 1 मीटर। तो R की वैल्यू हो गई 1 मीटर। Q1 और Q2 दोनों बराबर दे रखे हैं, वो दे रखे हैं 1 कूलम। फोर्स की वैल्यू बतानी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम्स लॉ लगा दो। Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, तो ये हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 की वैल्यू भी 1, Q2 की वैल्यू भी 1, और जो R है डिस्टेंस वो भी मीटर में, 1 का स्क्वायर। अब ये सब कुछ तो 1 ही रह गया, तो फाइनल आंसर क्या बना? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। If a charge exists outside a closed surface, the net electric flux linked with the closed surface will be। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा जरा। कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस हमको दे रखी है, ठीक है ना? कोई भी एक क्लोज सरफेस ले लेते हैं, और चार्ज कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? आउटसाइड। ध्यान दीजिएगा जरा, गौर करिएगा, आउटसाइड। चार्ज कहाँ मौजूद है? सरफेस के बाहर। सरफेस के अंदर तो चार्ज ही नहीं है। फिर कहता है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स काउंट करना है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एक बात याद रखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और उसमें Q का मतलब होता है चार्ज इनक्लोज्ड। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी इसके जैसा कुछ क्वेश्चन कराया था किसी दूसरी क्लास में, तो आप ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो चार्ज इंक्लूड होता है दैट इज चार्ज इनक्लोज्ड। अब बॉडी के बाहर चार्ज मौजूद है, अंदर तो है ही नहीं ना। क्वेश्चन में लिखा है चार्ज एग्जिस्ट आउटसाइड द बॉडी। जब बॉडी के अंदर चार्ज ही नहीं है, बॉडी चार्ज जो है वो बॉडी के बाहर है, तो क्या ये चार्ज फ्लक्स के लिए कंट्रीब्यूशन देगा? बिल्कुल नहीं देगा। क्लियर हो गया पॉइंट? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू टोटल कितनी आनी चाहिए? 0। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर चार्ज ही नहीं है। अगर यही चार्ज बॉडी के अंदर होता तो हम लिख देते Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या Q की जो भी वैल्यू गिवन होती। क्लियर हो गया पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 35।
द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस रिलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो ये दे रखा है, वेक्टर फॉर्मेट में हमको दे रखा है, ठीक है। उसके बाद वो बोलता है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एरिया, सरफेस जो भी हमको दे रखा है एस वेक्टर वो ये दे रखा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया और एस वेक्टर ये हो गया। ध्यान दीजिए इसकी यूनिट क्या दे रखी है, मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम, चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आपने फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला जो होगा दैट इज E इंटू एस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एस, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, ये ध्यान रखिए। अब एरिया क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ आई जे के। यहां पर एक चीज और याद रखने वाली है, इसमें तो आई जे के तीनों दे रखे हैं, यहां पर आप देखो जे मिसिंग है, जब जे मिसिंग है तो क्या लिख दोगे, 0। तो एस वेक्टर की जो वैल्यू हमारी बनेगी दैट विल बी 8i माइनस 0j प्लस 4k, इस तरीके से बनेगा। अब आप जब दोनों का डॉट करोगे तो i को i से मल्टीप्लाई, j को j से, k को k से, तो 2 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 8 कितना हुआ, 16, ठीक है। और यहाँ हो गया माइनस का 13 और यहाँ हो गया माइनस का 0j। अब माइनस 0j लिखो या प्लस 0j लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो गया माइनस का 13 इंटू 0 प्लस यहाँ पे k का कोफिशिएंट 1 और यहाँ -4, तो 1 इंटू -4, तो फाइनली आंसर कितना बनेगा 16, ये 0 हो गया, -4, 16 माइनस 4 कितना होगा 12 यूनिट्स, ठीक है ना। 12 यूनिट्स, या जो भी यूनिट आपका बनता है इन सबको मिला करके वो आप लगा सकते हैं, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर आप लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो ये आंसर बन गया हमारा 12। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, the magnetic field sorry the field lines in a uniform electric field are dash lines। क्या क्वेश्चन हो गया भैया, ये तो अजीब क्वेश्चन हो गया भाई। हमसे बोलता है the field lines in a uniform electric field are dash lines। अब हम तो ये की बात जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक टॉपिक होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की में क्या मांग रहा है हमसे, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरीके से बनाएंगे जरा समझिए। ये देखिए इस तरीके से आप लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, ज़्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि पैरेलल लाइन बना दो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। सिर्फ इतना नहीं है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पैरेलल लाइन तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ में जो उनकी दूरी है वो भी बराबर होनी चाहिए। तो जितनी डिस्टेंस इन दोनों लाइनों के बीच में है उतनी ही डिस्टेंस इन दोनों लाइनों के बीच में होनी चाहिए, उतनी ही डिस्टेंस इन दोनों लाइनों के बीच में होनी चाहिए। तो लाइन्स शुड बी पैरेलल एंड दे शुड बी इक्वी डिस्टेंट। तो आप लिखेंगे यहां पर इक्वी डिस्टेंट एंड पैरेलल। अब देखिए है भले ही फिल इन द ब्लैंक्स या फिलअप्स कुछ भी आप कह लो, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, द पाथ ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी। अब अगर कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, जनरली ना इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यूनिफॉर्म ही दी जाती है, लेकिन यहाँ पर हम एक जनरलाइज्ड आंसर देंगे। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करता है 90 डिग्री में, मींस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया जा रहा है इस तरीके से, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाएगी, उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू ई। जो भी चार्ज होगा उसको E से मल्टीप्लाई कर दो तो वो टोटल फोर्स आ गया। क्लियर हो गई बात आपको। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी फोर्स लगाएगी किसी भी चार्ज के ऊपर, तो जाहिर है कहीं ना कहीं तो उसमें डिफ्लेक्शन आएगा ना। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो जाहिर है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगी और वो कहीं ना कहीं अपना पाथ चेंज करेगा। वो कोई भी पाथ हो सकता है, मैं इस पे अभी फिक्स नहीं हो रहा हूँ कि ये राइट साइड मूव करना चाहिए या लेफ्ट साइड, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऊपर भी और इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऊपर भी, चार्ज के, इलेक्ट्रॉन के। इसलिए हम एक जनरलाइज्ड आंसर देते हैं कि कभी भी अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एंटर कराते हैं परपेंडिकुलरली, यहाँ पे ना एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने बोला यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म लेना है तो उसका जो छोटा सा सेक्शन होता है वो भी यूनिफॉर्म मान लिया जाता है। किसी भी बहुत बड़ी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का छोटा सा सेक्शन भी यूनिफॉर्म मान सकते हो आप, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगी तो कहीं ना कहीं तो उसका पाथ चेंज होगा ना। अब वो पाथ एकदम से तो राइट टर्न ले नहीं लेगा या अबाउट टर्न ले नहीं लेगा, वो धीरे धीरे बॉडी ऐसे मूव करेगी जिसको बोलते हैं कर्व पाथ फॉलो करेगा इलेक्ट्रॉन। और कर्व पाथ के लिए वर्ड यूज किया जाता है पैराबोलिक। तो उसका नेचर ऑफ पाथ कैसा हो गया, पैराबोलिक। क्वेश्चन नंबर 38, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ईच ऑफ 2 कूलम्ब आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.04 मीटर।
दो चार्जेस हमको दे रखे हैं, दोनों चार्जेस की वैल्यू कितनी है 2 कूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 0.04 मीटर। डाइपोल मोमेंट हमको कैलकुलेट करना है। अब डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना तो बहुत आसान है, बस प्रॉब्लम कहाँ है, गलती हो जाती है कैलकुलेशंस में। अब डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला Q इंटू 2A, सिंपल सा लॉजिक है। अब चार्ज की वैल्यू आपको दे रखी है 2 कूलम और डिस्टेंस दे रखा है 0.04, तो फाइनली आंसर हो जाएगा 0.08। और याद रखिएगा यूनिट कूलम मीटर। अगर यहाँ पर ये कूलम दे रखा है, यहाँ पर मीटर दे रखा है, तो कूलम मीटर। अगर मीटर की बजाय सेंटीमीटर होता तो पहले हमको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, यूनिट हमेशा सेम सिस्टम की होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, एज पर गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लाइन चार्ज आ गया दोबारा से। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है लाइन चार्ज की वजह से, वो होती है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अब लैम्डा हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये कांस्टेंट हो गई, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट हो गया। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुई? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आर का मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, उसकी लाइन चार्ज से कितनी दूरी है उसके ऊपर निर्भर करेगा इनवर्सली, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 40, in case of dash conductor the spherical density of charge is constant everywhere। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सरफेस चार्ज डेंसिटी कौन सी होती है? पहले तो ये सुनो, सरफेस डेंसिटी बोलो या सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलो, यहाँ पर एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें कि सरफेस डेंसिटी का मतलब होता है सिग्मा, चार्ज अपॉन एरिया। अब एरिया को अगर आप ओपन करो, मान लीजिए हम एक ऐसी बॉडी लेके चलते हैं जिसका एरिया, बल्कि एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं भाई। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। अब कहता है इन केस ऑफ डैश कंडक्टर, कौन सा ऐसा कंडक्टर होना चाहिए जहां सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट आ जाए। अब कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? या तो चार्ज कांस्टेंट होगा और एरिया कांस्टेंट होगा, तब ऑटोमेटिकली सिग्मा की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। अब चार्ज तो मान लिया कि कांस्टेंट है, ठीक है। अब कौन सी ऐसी बॉडी हो सकती है जिसका एरिया कांस्टेंट रहे? अब यहाँ पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल हो जाता है ना, तो आप क्या करो, सबसे मैं आपको एक सिंप्लीफाइड आंसर देता हूँ। ऐसा होता है, अगर आप कोई यूनिफॉर्म बॉडी लेते हो, यूनिफॉर्म बॉडी का जो एरिया का फॉर्मूला आएगा ना, जैसे कि यूनिफॉर्म बॉडी कौन कौन सी हो सकती है? सर्कल हो सकता है, पाई आर स्क्वायर। मोस्ट यूनिफॉर्म शेप जो मान लिया वो सर्कल है, बट सर्कल कौन सी शेप होती है? 2 डायमेंशनल। सर्कल का ही 3D फॉर्म क्या हो गया? स्फीयर। अगर आप स्फीयर ले लेते हो तो स्फीयर का एरिया क्या हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर मेरी बॉडी स्फेरिकल शेप की है तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर में लिख सकता हूँ ना। देखिए अब 4 पाई क्या है? कांस्टेंट। चार्ज क्या है? कांस्टेंट। अब अगर रेडियस फिक्स है, अगर कोई स्फीयर है तो उसका सेंटर पॉइंट से रेडियस डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा ना। सेंटर पॉइंट से जो ये डिस्टेंस हुआ, ये हमेशा रेडियस सेम रहेगा। हर पॉइंट पे कंसीडर कर लो, किसी भी पॉइंट पे काउंट कर लो आप, सेम की वैल्यू आने वाली है। इसका मतलब अगर रेडियस कांस्टेंट है या आर कांस्टेंट है, तब मैं बोल सकता हूं ना सिग्मा भी कांस्टेंट है। तो इस डिस्कशन से आंसर तो हमारा क्या मिलना चाहिए? कंडक्टर शुड बी स्फेरिकल इन शेप।